हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एफआईडीसी का अकाउंट्स डेप्रीशिएशन, जिसका लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 7 है ये। डेप्रीशिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू कम हो रही है। पहले तुम मीनिंग समझो अच्छे से, तब चैप्टर समझेगा। रट्टा मारने का ट्राई थोड़ा भी मत करना, नहीं तो ये एकदम बोलते ना 100 फीट के बाउंसर के ऊपर से जाएगा, एकदम दोबारा बाउंसर जाएगा एकदम। इतना याद रखना, कोई भी अभी जो भी चैप्टर है उसको रट्टा मत मारो। अभी हमने बीआरएस कंप्लीट किया, अब हम डेप्रिसिएशन पे गए, इसके बाद एरर्स करेंगे, उसके बाद सिंगल एंट्री करेंगे, देन फाइनल अकाउंट करेंगे। सारे चैप्टर्स अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स है। तो सीधी सी बात है, हर एक चैप्टर को मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेमेस्टर 2 में आपको कुछ भी रट्टा मारना नहीं है। अकाउंट्स और रट्टा मारना ही नहीं है, सब समझ के लेके चलो, अच्छे से समझेगा आपको। तो सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन का चैप्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है, एसेट की वैल्यू ईयरली कम होते जा रही है, उसको डेप्रीशिएशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल, पाठक ने ना एक 20,000 का फोन खरीदा इस साल, तो उसकी अगले साल भी वैल्यू 20,000 रहेगी क्या? थोड़ी बहुत तो कम हो जाएगी। चलो 20 से 15,000 हो गया, 5,000 कम हो गया ना। उस 5,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। समझे यहाँ पे? एसेट का कभी भी जब भी वैल्यू कम होता है, किसी भी एसेट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बात समझे यहाँ पे? और डेप्रिसिएशन कभी भी एसेट का ही होता है और किसी का नहीं होगा, ठीक है? अब जैसे मैंने एक फर्नीचर खरीदा, मैंने बेंच खरीदा, मैंने एसी खरीदा, इनकी वैल्यू हर साल कम होते जा रही है, उसी को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। देखो आज के समय में पूरा बेसिक्स बताने वाला, आज के जो लेक्चर है उसमें पूरा बेसिक्स एंड एक क्वेश्चन अपने एंड से कराऊंगा, टेक्स्ट बुक से नहीं। पहले एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे सम्स को सॉल्व करना है, एंड देन उसके बाद हम लोग अपने टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन का मतलब समझा तुमको? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट की वैल्यू जो भी कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अभी हमें डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करना है ये चैप्टर में। तो डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करते वक्त आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि मैंने उस एसेट को कितना महीना यूज किया है, मैंने उस एसेट को कितना महीना कितना साल यूज किया है, बस। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? तुमको पता होगा कि अपना फाइनेंशियल ईयर कभी स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। एंड कभी होता है? 31 मार्च। यू नो वेरी वेल, इस डेट पे अपनी कंपनी चालू होती है और इस डेट पे कंपनी खत्म होती है, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। पढ़ाया था ना बेसिक्स में। अच्छा, साल चालू हुआ, कंपनी चालू हुई, यहाँ पे आते आते 1 अक्टूबर 2010 को समझो, 2010 को मैंने एक फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा मैंने? एक फर्नीचर 50,000 का। ध्यान देना, तो ये फर्नीचर मैंने कभी खरीदा बताओ? 1/10 को। तो डेप्रिसिएशन यहां से काउंट होगा कि यहां से काउंट होगा? फर्नीचर यहां पे आया क्या मेरे पास? एसेट कभी आ रहा है मेरे पास? 1/10 को। तो डेप्रिसिएशन यहां से यहां तक का काउंट होगा। क्यों? मैंने फर्नीचर कब से यूज करना चालू किया? 1/10 से। जिस डेट पे मैंने फर्नीचर को परचेस किया है, जिस डेट पे मैंने एसेट को परचेस किया है, उस डेट से कैलकुलेशन चालू हो जाएगा डेप्रिसिएशन का, टिल द 31 मार्च। जब तक वो फर्नीचर मेरे पास होगा तब तक मैं उसका डेप्रिसिएशन निकालते जाऊंगा। वापस एक बार दोहराऊंगा मैं, जब जब मेरे पास एसेट आएगा तभी मैं डेप्रिसिएशन दूंगा,
मुझे बताओ मेरे पास कोई एसेट ही नहीं तो क्या मैं डेप्रिसिएशन दूंगा? किसका डेप्रिसिएशन दूं? क्या मन से अपने मन से डेप्रिसिएशन निकालते रहो? नहीं, एसेट का होना जरूरी है और ये चेक करना है कि वो एसेट हमारे पास आया कभी है। वो एसेट हमारे पास आया कभी है? 1 अक्टूबर को आया, तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है? काउंट करो। अक्टूबर स्टार्टिंग है ना, तो अक्टूबर भी काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च एंड है। पूरे 6 महीने का तुम क्या निकालोगे? डेप्रीशिएशन। अभी ज्यादा लोड मत लेना, खाली ये बता रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन तो निकालना है, बट आप एसेट कितना यूज कर रहे हो उतना डेप्रीशिएशन निकालना है। बात समझे यहाँ पे? अब देखो एक और लेता हूं मैं एग्जांपल। यहां पे मैंने एक मशीनरी खरीदा 6,500 का, ठीक है? तो मुझे बताओ मशीनरी कब खरीदा मैंने? 1 अप्रैल को, मतलब यही डेट से यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां से यहां तक कितना महीना होता है? 12 महीना, मतलब पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन दूंगा। फर्क समझा आपको? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एसेट को जितना यूज करेंगे, ये बात याद रखना, ये लाइन याद रखना, हम एसेट को जितना यूज करेंगे उतना ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। अगर मैंने एसेट को 1 महीना यूज किया तो सिर्फ 1 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। अगर एसेट को मैंने 5 महीने यूज किया तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन। अगर एसेट को मैंने 11 महीने यूज किया तो 11 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। अभी कैसे पता चलेगा कितना यूज किया? डेट दिया रहेगा कि आपने इस डेट पे एसेट को खरीदा और ये डेट तक आपके पास एसेट है। समझा बात यहाँ पे? इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। कुछ पॉइंट है जो मैंने अभी आपको ओरली बोला, लिख के दे देगा। समझा? डेप्रिसिएशन सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा इसको अपने तरीके से सिखाने के लिए ट्राई करूंगा। क्यों? टेक्स्ट बुक बहुत अलग है, उड़ा देगा तुमको, इसलिए अपने एंड से थोड़ा सा सिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? आंसर तुम्हारा मैच होगा, डोंट वरी। अब देखो, सबसे पहली बात कुछ पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको जो मैंने ओरली बताया। टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, आता ऐसा लिखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स is called as depreciation. ठीक है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? डेप्रिसिएशन। ठीक है? सेकेंड, डेप्रिसिएशन should be calculate on end of the year। साल के लास्ट में ये डेट पे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, याद रखो। एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में आपका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है? और क्या बताया था आपको? Depreciation should be calculate at uses of assets। जितना हम लोग ने एसेट को यूज किया उतना डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है? मैंने अलाउ नहीं किया मैंने। मिलते क्रिकेट ब्रेक के बाद।
डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेट एट यूजेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स को जितना हम यूज करेंगे उतना हम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन। फिर there are the two methods of क्या, डेप्रिसिएशन। याद रखो डेप्रिसिएशन के दो मेथड है। फर्स्ट SLM मेथड है। SLM मेथड, SLM का फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आराम से। सेकेंड WDV मेथड है। WDV का फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू। ये दो मेथड के ऊपर आपका पूरा डेप्रिसिएशन है। मतलब इसके कुछ सम्स होंगे, इसके कुछ सम्स करेंगे, हो गया आपका डेप्रिसिएशन। फिर सम्सों में सारे करा के देने वाला हो, बट याद रखो डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। डिस्कस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं डेप्रिसिएशन। और जो भी रहेगा हम लोग, मैं तुमको बताते जाऊंगा, तुम लिख देना यहाँ पे जैसा तुमको याद ना हो तो। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन के बारे में। याद रखो अब SLM मेथड क्या होता है। SLM मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दूसरा नाम भी याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में फंसाने के लिए कुछ भी नाम दे देते हैं। सॉल्व द डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आपको कौन सा मेथड है, SLM मेथड है। अभी क्या होता है SLM मेथड, ध्यान से देखो। मैंने एक AC परचेस किया, कितने का, 50,000 का। मतलब AC का जो रियल वैल्यू कितना है, 50,000। हाँ, यहाँ पे देखना, 50,000 का मैंने AC खरीदा। अब इस साल मैंने 10% डेप्रिसिएशन निकाल लिया इसके ऊपर। तो 10% 50,000 का कितना आ गया, 5,000। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। हमेशा याद रखो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, कम हो रहा है मतलब माइनस ही होगा ना। अब बताओ AC का वैल्यू कितना हो गया। अगले साल भी AC यूज करूंगा तो अगले साल भी 10% डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो किसके ऊपर निकालेंगे, नहीं, यही है बस। हमारा मन तो ये है कि 45 पे निकालेंगे, क्योंकि एसेट का वैल्यू तो 45 हो गया ना। बट कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग, SLM मेथड। तो SLM में याद रखो हमेशा हर साल इसी पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट बोले ना यहाँ पे, एसेट AC का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 50,000। तो हर साल जितने साल तक आप डेप्रिसिएशन निकालोगे उतने साल तक आपका वैल्यू क्या रहेगा, 50,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। बात समझ में आया मेरा क्या बोल रहा हूँ। हमेशा याद रखो SLM मेथड का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल प्राइस होता है एसेट का, जितने में तुमने उस एसेट को खरीदा है, हर साल उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है। तब आप हर साल उस 50,000 पे निकालोगे। तो 50,000 पे फिर निकाले तो कितना आ गया, 5,000। फिर कितना बचेगा, 40,000। अगेन फिर तीसरे साल भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो उस पर ही निकालोगे, फिर 35, ऐसे करते जाओगे एंड सो ऑन। और एक दिन ऐसा आएगा कि एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, स्क्रैप ना। मुझे बताओ, तुम गाड़ी लेते हो, कोई भी बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह, तो 15 साल तक चलता है वो। 15 साल के बाद उसका क्या होता है, स्क्रैप के भाव में बिकता है वो, अगर भंगार हो गया तो। सही कि नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ 15 साल की होती है। कोई भी एसेट की लाइफ 15 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना भी होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू हो जाती है। स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार में बिकने का वैल्यू हो जाती है। अभी मुझे बताओ, ये फर्नीचर मैंने लिया समझो 2,000 का। अब इसको मैंने 10 साल यूज किया, तो 10 साल के बाद भी क्या 2,000 ही मिलेगा इसका, भंगार। क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। क्या 10 साल में खराब नहीं होगा, ये होएगा ना, यूज किया है भाई। अभी तुम लोग कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो तुम क्या बोलते हैं, भाई कितना चला है, कंडीशन देखता है उसका, उसके हिसाब से पैसा डिसाइड करते हैं। सही कि नहीं।
अगर कंडीशन अच्छा है ठीक है ले ले भाई, कंडीशन अच्छा नहीं भाई इतना ही मिलेगा तेरे को। तो ये क्या है, एसेट की वैल्यू ऐसे मेजर की जाती है। तो याद रखो डेप्रीशिएशन के दो मेथड है। पहला कौन सा मेथड है, एसएलएम। एसएलएम में याद रखो ओरिजिनल प्राइस पे हर साल आंख बंद करके पहले वाले प्राइस पे डेप्रीशिएशन निकालना है, ठीक है। अभी जो सेकेंड मेथड है डब्ल्यूडीवी, जब भी आपने बोला ना किसके ऊपर डेप्रीशिएशन निकालना है, 45। अब देखो देखो अगेन मैंने एक एसेट खरीदा 50,000 का, इस पे मैंने इस साल डेप्रिसिएशन निकाला 10%, 5,000, तो कितना आ गया 45। अब डब्ल्यूडीवी में यही फर्क है, हर साल हम लोग इस पे निकालते थे, अब इस पे निकलेगा जो तुमने बोला था कि 45 पे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे 45 निकलेगा, 4,500, तो कितना आएगा 40,500। अगेन 10% निकलेगा, अब 10% किसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर, जो वैल्यू आते जा रही है, जो वैल्यू माइनस करके आते जा रही है, अभी आया ना, अब इसके ऊपर निकलेगा 4,050, फिर ऐसे एंड सो ऑन। बात समझा मेरी बात। दोनों मेथड में फर्क क्या है, दोनों मेथड में एक ही फर्क है कि एसएलएम में डेप्रीशिएशन कभी भी पहले वाला जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसके ऊपर ही निकलता है हमेशा, और डब्ल्यूडीवी में क्या होगा, जो तुम्हारा डेप्रीशिएशन माइनस करके आएगा वैल्यू, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन निकलेगा, ठीक है। अब ये तुमको क्वेश्चन करेंगे तो समझेगा अच्छे से, बट तरीका यही है बस। ये दोनों मेथड है यहाँ पे। एसएलएम में क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस पे डेप्रीशिएशन निकलेगा, डब्ल्यूडीवी में क्या होगा, जो माइनस करके आएगा डेप्रीशिएशन उसके ऊपर वैल्यू में निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का सबको क्लियर है। चलो फिर एक एग्जांपल लेता हूं तुम लोग को समझाने के लिए, उसके बाद देखो ध्यान से देखना एग्जांपल, जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं वैसे ही सम्स भी करना है अपने को। एग्जांपल लिख देता हूं मैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक। देखो मैं ना एक मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, 3 साल। देखो इसको क्या बोलते हैं, टाइमलाइन। क्या बोलते हैं इसको गाइस, टाइमलाइन। और हर सम में हम लोग को पहले यही बनाना है, इसके मार्क्स नहीं है, वर्किंग नोट है, और बिना वर्किंग नोट किए आपके सम सॉल्व ही नहीं होगा। डायरेक्ट बोलोगे हाँ सर डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, मैं ही नहीं कर पा रहा, तुम लोग क्या करेंगे। समझना, यहाँ पे प्रो बनना है ना तो वर्किंग नोट लेके करोगे, जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो करो। 3 साल का टाइमलाइन, क्वेश्चन में आपको 3 साल 4 साल का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, अगर 4 साल बोला तो एक टाइमलाइन और बढ़ जाएगा, ठीक है। समझो 1 अप्रैल, ध्यान देना, 1 अप्रैल 2020 को अगर मेरा यह स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कभी होगा, 31 मार्च 2021, उसके अगले दिन से नया साल चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को नया साल चालू होगा और खत्म कभी होगा 31 मार्च 2022। फिर 1 अप्रैल 2022 को खत्म होगा, चालू होगा 31 मार्च 2023। देख लो 3 साल हो गया ना, 2020 में चालू हुआ, 21 में खत्म, 21 में नया साल चालू हुआ, 22 में खत्म, 22 में नया साल चालू हुआ, 23 में खत्म। ये डेट अपने को टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा अपने को, ठीक है। ये मैंने आपको 3 साल का खाली बता रहा हूं। अब समझो क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 को मैंने एक फर्नीचर खरीदा 50,000 का, इसको ना फर्नीचर 1 नाम दे देता हूं मैं, F1। और इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया, चलो एक और ले लेता हूं मैं,
1 अक्टूबर 2020 को एक और फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर 2 खरीदा। कितने का खरीदा? 40,000 रुपये का। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट साल के एंड में क्या देते हैं हम लोग? डेप्रीशिएशन। कितना परसेंट? 10% ले लो। ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो जो मैं कर रहा हूं ना, ये क्वेश्चन है अपना। ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन रहेगा, हमें खाली टाइमलाइन में बनाना है और सॉल्व करते जाना है। मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 को एक फर्नीचर खरीदा। कितने का खरीदा गाइस? 50,000 का। ठीक है। फिर मैंने 6 महीना बीता, एक और फर्नीचर खरीद लिया 40,000 का। मतलब मेरे पास कितने फर्नीचर है? मैं कितना फर्नीचर यूज कर रहा हूँ? तो मैं डेप्रीशिएशन किसके ऊपर निकालूंगा? दोनों के ऊपर, क्योंकि मेरे पास 2 एसेट है ना। जितने भी एसेट होंगे उसके ऊपर डेप्रीशिएशन निकलेगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है। सेकेंड ईयर मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही खरीदा, ना ही कुछ बेचा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पास 2 एसेट है ना, और एसेट का डेप्रीशिएशन हर साल होता है। चाहे मैं यूज करूँ या ना करूँ, डेप्रीशिएशन तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एंड में क्या देंगे हम लोग? डेप्रीशिएशन @10%। देखो सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं किया हमने, बट क्या देना पड़ेगा अपने को? डेप्रीशिएशन तो देना पड़ेगा। इतना समझ गया तुमको? चलो, अब थर्ड ईयर में क्या होगा? जैसे ही 6 महीना गया, 1 अक्टूबर 2022, मैंने क्या किया पता है? ये फर्नीचर 1 जो है ना, इसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया। नहीं चाहिए था भाई, फर्नीचर 1 बेच दिया मैंने। कितने में बेचा? 40,000 रुपये में। अब बताओ, फर्नीचर मैंने बेच दिया, कौन सा फर्नीचर बेचा मैंने? फर्नीचर 1। तो मेरे पास कितना फर्नीचर बचा? तो साल के एंड में किसके ऊपर डेप्रीशिएशन दूंगा? खाली फर्नीचर 2 पे। डेप्रीशिएशन तो देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 10%। लेकिन मैंने फर्नीचर 1 तो बेच दिया ना, तो एंड में क्या फर्नीचर 1 पे डेप्रीशिएशन आएगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास एसेट होगा तो ही तो डेप्रीशिएशन दूंगा ना। मैंने तो एसेट बेच दिया ना, तो डेप्रीशिएशन आएगा क्या उसके ऊपर? तो खाली डेप्रीशिएशन किसके ऊपर आएगा? फर्नीचर 2 के ऊपर। अभी फंडा समझेगा आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन तैयार। हर सब में पहले टाइमलाइन बनाएंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे, वर्किंग नोट का टेबल। वो कंप्लीट होने के बाद मेन सम पे जाएंगे। ठीक है। और हर सम यही से स्टार्ट होगा, याद रखो, टाइमलाइन से ही स्टार्ट होगा। तो टाइमलाइन कैसे बनाते हैं याद रखो। डेट देखने का, कौन से डेट पे क्या कर रहे, कौन से साल में क्या कर रहे, टाइमलाइन उस हिसाब से बना दो। ठीक है। और याद रखो, साल के एंड में डेप्रीशिएशन देते हैं। अब एक टेबल बनाता हूं मैं। कितने फर्नीचर है? 2 है ना। फर्नीचर 1, फर्नीचर 2 एंड डेप्रीशिएशन। ठीक। डेट, पर्टिकुलर्स, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2 और टोटल डेप्रीशिएशन। ठीक है। ये 3 रहेगा। अगर 3 फर्नीचर होता तो कितना कॉलम बनता? फर्नीचर 3 भी बन जाता। 4 फर्नीचर होता तो 4 फर्नीचर का कॉलम बनता था। ऐसे तो 4 आता नहीं, 2 ही 3 आते। चलो स्टार्ट करते। अब क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर ही वो टेबल है। पहला साल उठाने का क्या कर रहे हो लिखो। पहले साल में 1 अप्रैल 2020 को तुमने क्या किया है? परचेज किया है। क्या किया गाइस? यहाँ पे भी क्या किया है तुमने? परचेज। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फर्नीचर 1 मैंने परचेज किया। कितने का परचेज किया? 50,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 अप्रैल 2020 क्या किया तुमने? परचेज। तो परचेज लिखोगे। क्या परचेज किया तुमने? फर्नीचर 1। तो अमाउंट कितने का परचेज किया? तो 50,000 फर्नीचर 1 में लिखोगे, बाकी दोनों में डैश। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का ना? क्योंकि हर समय यही होगा, नो चेंज। इतना याद रखना, हर समय हम यही करने वाले हैं।
इसके अलावा कुछ अलग आएगा ही नहीं। फिर 1/10/2020 को, पहले साल का कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर पे जाना है अपने को। 1/10/2020 को फर्नीचर 2 हम परचेस कर रहे, तो 1/10/2020 परचेस कर रहे, कितना परचेस कर रहे? 40,000। क्या परचेस कर रहे? फर्नीचर 2, तो फर्नीचर 2 में लिखेंगे और यहाँ पे डैश। जो परचेस करो उसको उसके अकाउंट में लिख देना है, कॉलम में लिख देना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का ना? आगे बढ़ू फिर? लास्ट बेंच वाले समझ में आएगा आप लोग को? देखो क्या कर रहे, खाली ये जो परचेस करो उसको वहां पे लिखते जाना। अब क्या कर रहे इस साल? डेप्रीशिएशन। क्या करेगा इस? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन निकालेंगे हम लोग। डेप्रीशिएशन 31 मार्च, डेट क्या है? 2021। और डेप्रीशिएशन कभी भी माइनस होता है, याद रखो, ऑलवेज डेप्रीशिएशन माइनस होगा एट द रेट 10%। 10% है ना? कौन सा मेथड है? चलो मैं बोलता हूँ SLM मेथड है। कौन सा मेथड है ये? SLM। हम SLM मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन देखना कैसे करें। पहले फर्नीचर 1 पे करते हैं। फर्नीचर 1 मैंने कभी खरीदा था बताओ? कब तक यूज कर रहा हूं? कितना महीना हो रहा है? पूरा 1 साल, पूरे 12 महीना, मतलब इस पे पूरा 12 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा। बट फर्नीचर 2 देखो मेरे पास कब आ रहा है? 1 अक्टूबर को आ रहा है। तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है? मैं इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना दूंगा? 6। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने एसेट को 6 महीने यूज किया है, डेप्रीशिएशन 12 महीने का दे रहा हूँ, चलेगा क्या? डेप्रीशिएशन ऑलवेज लॉस फॉर अस। याद रखो, डेप्रीशिएशन हमारे लिए लॉस होता है। मुझे बताओ, एक मैंने गाड़ी खरीदा, एक बाइक खरीदा मैंने 1 लाख का, उसका प्राइस 90,000 हो गया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? जाहिर सी बात है, लॉस हुआ मुझे। अगले साल और कम हो गया, 70 हो गया, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑलरेडी मुझे लॉस हो रहा है और मैं एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन दे रहा हूं, चलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे वही चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि आपने एसेट कभी खरीदा 1 अक्टूबर को, एसेट कभी खरीदा आपने अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना। तो 6 महीने का इसके ऊपर डेप्रीशिएशन निकलेगा। देखो पहले 50,000 रुपये 10% निकाल लो फर्नीचर 1 पे, इसमें पूरा 12 महीना, मतलब 12 होगा, लिखने की जरूरत है क्या? तो कट हो जाएगा। कितना आ गया? 5,000। समझा? सेकेंड वाला कितना है? 40,000। 40,000 पे 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 0 0 0 0 कट, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, कितना आ गया? 2,000। 2,000 आ गया। समझा? यहाँ पे ऐसे ही डेप्रीशिएशन निकालना है, कैलकुलेशन। अब यहाँ पे 5,000 है पहले वाले का, तो 5,000 लिखेंगे। इसका कितना है? 2,000 है, तो 2,000 लिख देंगे, माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5 और 2 कितना हो गया? तो टोटल डेप्रीशिएशन 7,000 हो गया। समझा कॉन्सेप्ट? पहले वाले पे पूरा 12 महीने का डेप्रीशिएशन आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यूज हो रहा है। सेकेंड वाला सिर्फ 6 महीना यूज कर रहे, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन निकाला। ठीक है, चलो तो इसको माइनस करेंगे। 50 में से 5 गया तो 45 होगा, 40 में से 2 गया तो 38,000, और यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, और जो माइनस करके आएगा, याद रखो, जो भी डेप्रीशिएशन, एक बार डेप्रीशिएशन माइनस हो गया तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको लिखेंगे WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। फुल फॉर्म लिया है ना मैंने यहाँ पे, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और भी नाम है रिड्यूसिंग, इसको RBM मेथड कहते हैं, इसका फुल फॉर्म वही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, देखो अब ये पहला साल हो गया, पहला साल कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर पे आते। अच्छा ये बताओ मुझे, सेकेंड ईयर पे आप कुछ किए कर रहे हो क्या? लेकिन क्या दे रहे हो आप?
वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास एसेट है। और आपके पास एक एसेट है क्या? दोनों एसेट है। अब मुझे ये बताओ, तुमने दोनों एसेट पूरे साल यूज किया है कि नहीं? तो दोनों के ऊपर कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? 12 महीने का। अब समझा कॉन्सेप्ट? एसेट ये वाला तो मैंने इस साल 6 महीना यूज किया था, इसलिए इस साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन है। बट अगले साल तो पूरा 12 महीना यूज कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ कि नहीं? तो इसके ऊपर पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तो फर्नीचर 1 पे भी पूरा 12 महीने का, फर्नीचर 2 पे भी पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट डेट 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। देखो अभी हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं बताओ? तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलेगा? ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस क्या है दोनों का? 50 और 40। समझा मेरी बात? एसएलएम में दिमाग याद रखना है, एक ही प्राइस को पकड़ के चलना है। एसएलएम मेथड करते वक्त एक ही प्राइस को पकड़ के चलो, ओरिजिनल प्राइस। उसके अलावा और कोई प्राइस देखो ही मत डेप्रिसिएशन के लिए। तो इस पे 50,000 पे 10% कितना आएगा? 5,000। 40 पे कितना आएगा? 4,000। प्लस करेंगे तो 9,000। समझे यहाँ पे? 45 में से 5 गया तो कितना आएगा? 40,000। 34,000। यहाँ पे कुछ नहीं। ये आ गया आपका WDV। जो भी माइनस करके आएगा वो लिखेंगे क्या? WDV। यही डेट लिख देने का, सेम डेट। हो गया? इसको मैं ऐसा लाइन मार देता हूँ, फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर क्लियर यहाँ तक? चलो अब देखेंगे थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, एकदम यही इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। अपना साल चालू हुआ, अपने पास 2 एसेट है, फर्नीचर 1 फर्नीचर 2। साल चालू हुआ, चल रहे आगे, चल रहे 1/10 आया। 1/10 को मैंने क्या किया? फर्नीचर 1 बेच दिया। ध्यान देना, वो कौन है वहां पे? सतीश। देख यहाँ पे 1/10/2022 को मैंने एसेट तो बेच रहा हूं, फर्नीचर 1 बेच रहा हूं, बट फर्नीचर 1 मैंने यहां से यहां तक यूज तो किया है ना। और अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है? आपने एसेट को जितना भी यूज किया है पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालो, माइनस करो, फिर उसके बाद एसेट को बेचो। अकाउंट्स का रूल दिमाग में रख लो। अकाउंटिंग रूल्स क्या बोलता है कि आप अगर एसेट को बेच रहे हो, बेचो ना, मना कौन कर रहा है? बट आपने एसेट को यूज किया है ना, जितने में मैंने, पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालो, उसको माइनस करो वैल्यू में से, उसके बाद एसेट को बेचो। समझा मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का ना? देखो, तो मैंने फर्नीचर 1 बेच हो रहा हूँ, चलो मेरे को मालूम है 1/10 को मैं फर्नीचर 1 बेच रहा हूँ, बट फर्नीचर 1 मैंने यहां से यहां तक यूज तो किया ना इस साल थर्ड ईयर में। तो इसके ऊपर पहले फर्नीचर 1 पे मैं क्या करूंगा? 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, माइनस करूंगा, उसके बाद फर्नीचर 1 बिकेगा। तुम पहले ऐसा किया, फर्नीचर 1 बेच दिया, रॉन्ग, गलत है ये। क्यों? अच्छा ये बताओ, सामने वाला जब तुमसे ये खरीदेगा, कोई भी एसेट खरीदेगा, तो आपसे पूछेगा ना, भाई आपने कितना महीना यूज किया है? महीने में 6 महीने यूज किया। 6 महीने यूज किया है मतलब डेप्रिसिएशन तो हो गई, इसका वैल्यू कम हो गई इसकी। समझा मेरी बात? वो चीज है यहाँ पे, आपको दिमाग में यही रखना है कि अगर मैं कोई एसेट बेच रहा हूं, मैं कोई भी एसेट बेच रहा हूं, तो पहले मैंने जितना यूज किया उसको, उसका डेप्रिसिएशन निकालू, उसको माइनस करूं, उसके बाद बिकेगा वो। ठीक है? देखो अभी मैं पहले इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ। फर्नीचर 1 पे, फर्नीचर 1 पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 1 का ओरिजिनल प्राइस क्या है? 50,000। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कैसे 6 महीना? काउंट करो ना, अप्रैल से अक्टूबर। अप्रैल स्टार्टिंग है ना, तो अप्रैल भी आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर तो स्टार्टिंग है, तो अक्टूबर आएगा क्या? स्टार्टिंग डेट वाले काउंट नहीं होते, एंडिंग रहता तो लेते थे। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन हो रहा है? 6 महीने का।
तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन 0 0 0 0 कट 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2500। कितना डेप्रीशिएशन आ गया? 2500। तो 2500 आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे, ये डेट लिखोगे 1/10 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। 6 महीना लिख दोगे तो भी चलेगा। तो फर्नीचर 1 पे निकाला ना आपने 2500 डेप्रीसिएशन, ये 2500 यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन में लिखना पड़ेगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 37,500। इसका तो कुछ काम किया नहीं हमने, तो इसको वैसे ही रखेंगे। ये क्या आ गया आपका? WDV। अब आगे, अब मैंने डेप्रीसिएशन निकाला, माइनस कर दिया। अब मैं एसेट को बेच सकता हूँ। एसेट कितने में बेच रहा हूँ? है कितने का? अब 3 साल के बाद फर्नीचर 1 मेरे पास कितने का हो गया? देखो तुमने खरीदा कितने में था? 50 में खरीदा था। अब 3 साल के बाद उसका वैल्यू कितना हो गया? 37,500, मतलब 13,500, 12,500 रुपया कम हो गया उसका वैल्यू। हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं उसको बेच कितने में रहा हूं बताओ? है कितने का? 37,500। बेचा कितने में? 40 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। ऐसा सोचना है आपको। एसेट की वैल्यू कितनी है अभी? बेच कितने में रहा हूं? कम में बेचा कि ज्यादा में? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1/10/2022 सोल्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? कितने में सोल्ड किया आपने? 40,000। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो आपको जो बचा, कितना बचा आपका? 2,500। 2,500 ना, ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया आपका। करेंगे ना, एक एक करके करते ना। पहले फर्नीचर 1 का मामला सुलझा देते। देखो ध्यान से देखना, ये टेबल समझ गया और ये समझ गया ना, चैप्टर हो गया तुम्हारा। यही करेंगे, आदत हो जाएगी इसकी, ध्यान देना। अब देखो क्या हुआ। फर्नीचर 1 तो चला गया ना, बेच दिया हमने, बट फर्नीचर 2 पड़ा है अपने पास। अब फर्नीचर 2 बताओ, मैंने यहां से यहां तक यूज किया। फर्नीचर 2 पे कुछ काम हुआ क्या अपना? फर्नीचर 2 यहां से पूरा यहां तक यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? कितना महीना होता है? 12 महीना। फर्नीचर 2 पे 12 महीने का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। डेप्रीशिएशन, अच्छा फर्नीचर 1 पे डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं क्या? जो एसेट मैंने बेच दिया, मतलब वो एसेट मेरे पास से चला गया। जब एसेट ही नहीं तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे? फंडा समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलो? एक ही चीज है, मेरे पास जब वो सामान है ही नहीं तो मैं उसका डेप्रीशिएशन निकालूं कैसे? मैंने तो 1/10 को बेच दिया ना फर्नीचर 1। फर्नीचर 1 तो मैंने 1/10 को बेच दिया। फर्नीचर 1 पे अब डेप्रीशिएशन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एसेट है ही नहीं मेरे पास। तो फर्नीचर 2 पे ही डेप्रीशिएशन निकलेगा। कब? साल के एंड में। फर्नीचर 2 पूरा यहां से यहां तक यूज किया हमने, तो कितने महीने का डेप्रीशिएशन आएगा? पूरे 12 महीने का। तो डेप्रीशिएशन 40,000 है ओरिजिनल प्राइस फर्नीचर 2 का, 10% 4,000। 4,000 आएगा गाइस। यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2023 ना, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। 4,000 इसमें लिखेंगे। अगर डेप्रीसिएशन है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको 30,000। और ये आपका हो गया। इसको लिखेंगे WDV 31 मार्च 2023। ये आपका हो गया वर्किंग नोट कैलकुलेशन। अगर ये वर्किंग नोट कर लिया ना, मतलब 80% सम सॉल्व। और नहीं किया, ये रॉन्ग, तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा, प्रो बन जाएगा। डोंट वरी, अभी पहला सम है, स्टार्टिंग नया नया है, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा हाइपर लग रहा होगा, लेकिन देन इजी एकदम ही। अब एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना कैसे क्या किया हमने। ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें खाली टाइमलाइन बनाना है और क्वेश्चन को डेट के हिसाब से अरेंज कर देना है। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो पता है कौन सा डेट पहले आता है कौन सा डेट बाद में आता है। इतना तो पता है ना आपको 2022 से पहले आता है कि 2021 पहले आता है, इतना तो पता है ना, वही करना है अपने को।
पहले फर्नीचर 1 खरीदा, फिर फर्नीचर 2 खरीदा और लास्ट में डेप्रीशिएशन। याद होगा साल के एंड में डेप्रीशिएशन होता है, लेकिन कब, जब अगर हमारे पास एसेट होगा तो। ठीक है, अगर एसेट हमने पहले ही बेच दिया तो एंड में डेप्रीशिएशन देंगे क्या? नहीं। फंडा क्लियर हो रहा है? चलो, सेकेंड ईयर में हमने कुछ भी नहीं किया, बट हमारे पास दोनों एसेट है ना, डेप्रीशिएशन तो देना पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर में एक एसेट बेच रहा हूं मैं 6 महीने के बाद, तो दूसरा एसेट तो पड़ा है ना अपने पास, उसका क्या देंगे? डेप्रीशिएशन। ठीक है, फिर ये टेबल इसको ही देखते जाने का, पहला ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे हैं उस हिसाब से डेप्रीशिएशन बना दो। पहले क्या किया हमने? परचेज किया। क्या परचेज किया? फर्नीचर 1। फर्नीचर 1 में 50,000 लिख दिया। सेकंड क्या किया हमने? 1/10 को फर्नीचर 2 परचेज किया, तो फर्नीचर 2 में 40 लिख दिया। फिर साल के एंड में क्या देना है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करते वक्त आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि इस एसेट को मैंने कितना महीना यूज किया है। ये आपके दिमाग में आना ही चाहिए। ये भाई इस एसेट को कितना महीने यूज किया? पूरा 12 महीना, चल 12 महीने का डेप्रीशिएशन। ये 3 महीने यूज किया, चल 3 महीने का डेप्रीशिएशन। कैसे पता चलेगा कैसे यूज किया है? अरे ये देखा ना डेट, फर्नीचर 2 कभी आया अपने पास? अक्टूबर में। कहां तक यूज कर रहे हैं? मार्च तक। कितना महीना? 6 महीना, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन। जो भी आएगा डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, जो आएगा उसको क्या लिखते हैं हम लोग? WDV, और इन दोनों को प्लस करके वहां पे। फिर सेकेंड ईयर में हम कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन हमको डेप्रीशिएशन तो देना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर में जो दोनों एसेट है, ये मैंने पूरा साल यूज कर रहा हूं, तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन आएगा ओरिजिनल प्राइस पे 10%, माइनस कर दिया WDV। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर में फर्नीचर 1 बिक रहा है, बट मैंने क्या बोला? एसेट को बेचते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है? डेप्रीशिएशन निकाल देना है। क्यों? क्योंकि आपने एसेट को यूज तो किया है ना। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा होता, ध्यान दो, अगर ऐसा होता कि ये फर्नीचर 1 में ये डेट पे नहीं, ये डेट पे बेच रहा हूं अप्रैल में, तो डेप्रीशिएशन आता क्या? तब डायरेक्ट खाली बेच सकते थे, क्योंकि मैंने इस साल एसेट को यूज ही नहीं किया, अब बेच दिया। बात समझा? अभी डेट का फंडा, यहाँ पे डेट खाली याद रखना है आपको। अगर ये एसेट मैं ये डेट पे बेचता तो मैं वो डेप्रीशिएशन नहीं निकालता था, तब डायरेक्ट सोल्ड की एंट्री करते थे। बात समझा यहाँ पे? पक्का ना? अच्छा, ये डेट पे बेच रहा है, इसलिए इसको देखो, फर्नीचर 1 मैंने यहां से यहां तक यूज किया है, इसलिए 6 महीने का डेप्रीशिएशन दे दिया मैंने। देखो 6 महीने का डेप्रीशिएशन निकाला, माइनस किया। एसेट का प्राइस कितना आ गया? 37,500। कितना आया गाइस? 37,500। अब बेच कितने में रहा हूं? प्रॉफिट हुआ ना मुझे, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,500 का। फर्नीचर 1 का काम खत्म, बेच दिया ना। अब मेरे पास कौन सा एसेट पड़ा है? फर्नीचर 2। फर्नीचर 2 है ना, फर्नीचर 2 के ऊपर डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। फर्नीचर 2 कितने में खरीदा था तुमने? 40 में। 40 पे पूरा 12 महीने का डेप्रीशिएशन 4,000, माइनस कर दिया, 30 बचा, हो गया आपका। ठीक है, समझे यहाँ पे? ये था एग्जाम्पल, मतलब सम का, समझो ये ट्रेलर। अभी सम नहीं किया, हमने सम चालू ही नहीं किया अभी तक, मतलब ये सिर्फ वर्किंग नोट किया हमने अभी तक। सम कब चालू होगा? अब इसके बाद। आपको सम में आएगा क्या करने के लिए? आपको जर्नल एंट्री बोलेगा। जर्नल एंट्री किया है ना थर्ड चैप्टर, मैं लिख के देगा तुमको एंट्री, वो एंट्री ही पास करना है खाली। कितना? 4 एंट्री बस, 4 से 5 एंट्री है, वो एंट्री हर सम में पास करते जाना है। और एक चीज, इसमें लेजर भी आएगा आपको बनाने को, ज्यादा नहीं, 1-2 बोलेगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाओ, मशीनरी अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ, उसका मैं तुमको बेसिक लिख के देता हूं। देखो ध्यान देना, बेसिक्स क्या होगा? अगर तुमने परचेस किया है, क्या किया गाइस? परचेस, ट्रांजैक्शन जो होगा यही है, परचेस किया है, तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट। और क्या लिखोगे? टू कैश एंड बैंक अकाउंट। जो भी लिखना भी वो भी मैं लिख के दे रहा हूं तुमको।
खाली तुमको लर्न करना है, बस दिमाग में रखना है। सेकेंड, अगर तुम सेल कर रहे हो तो तुमको इसको क्रेडिट साइड में लिखना है, और क्या लिखोगे? बाय कैश इन बैंक अकाउंट। अगर तुमको प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखोगे। डेप्रिसिएशन का रूल अलग है। टू पीएनएल अकाउंट लिखोगे आप। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर तुम लोग को लॉस हो रहा है, बताता हूं, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय पीएनएल अकाउंट। और अगर तुमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है तो याद रखो, डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी भी क्रेडिट साइड में आती है। कहां पे आती है गाइस? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे आप? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग को समझ जाना। बस इतना एंट्री आएगा और कुछ अलग नहीं आएगा। आपकी जर्नल एंट्री में भी यही एंट्रीज आने वाला है, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन। ठीक है, देख लो वापस। अभी जब हम लेजर बनाने जाएंगे तो अपने को ये हेल्प करेगा। परचेज किया है ना, देखो परचेज किया है, तो इसको कहां पे लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू कैश एंड बैंक अकाउंट। डेबिट में टू से लिखते हैं ना, क्रेडिट में किससे लिखते हैं? बाय से। याद है ना? कैश बुक। सेल किया है तो कहां पे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर मुझे देखो, सेल करोगे तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो कुछ भी नहीं हो सकते, बराबर ना? तो अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हुआ तो कौन से साइड में लिखोगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय पीएनएल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर डेप्रिसिएशन पे कर रहे हो, डेप्रिसिएशन दे रहे हो तो उसकी एंट्री कभी भी कहां पे आती है? क्रेडिट साइड। और क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, समझे यहाँ पे? इसमें जर्नल एंट्री भी बताना था, बट जब जर्नल एंट्री कराने जाऊंगा ना तुमको समझ, तब वहां पे मैं तुमको लिख के दे दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, खाना थोड़ा खाएंगे तो अच्छा है, डाइजेस्ट भी होना चाहिए। समझे यहाँ पे? अभी मैंने तुमको सम नहीं कराया, खाली वर्किंग नोट का मैंने एक झलक दिखाया तुमको, बट याद रखो यही कैलकुलेशन होगा, गारंटीड। ये तो मैंने थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन दे लिया। अभी जब तुम्हारा मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूंगा तो तुम बोलोगे सर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तू थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, हर एक सम के बाद थोड़ा थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ते जाएगा, तब तक अपन प्रो भी बन जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा तुम्हारा। मैंने क्या बोला? मैंने आपको पहले ही बोला था कि 6 चैप्टर से आपका अकाउंट्स कॉन्सेप्ट वाला अकाउंट्स है, समझने वाला अकाउंट्स है, मेहनत लगेगा। अभी यहाँ पे हम वो बच्चे नहीं है ए भाई, कैश बुक में डेबिट, पैसा आ रहा तो डेबिट, पैसा जा रहा तो क्रेडिट, फटाक से एक दिन में हो गया था अपना। नहीं, ये नहीं, समझा? अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा और प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस करो भरपूर, देखो आएगा तुमको। ठीक है, समझा यहाँ पे? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, सर वो SLM का मेथड है ना, तो 50 में 5 किया तो 45 आया, फिर जब नीचे वाले का किया तो 50 में 5 तो 40 उसका क्यों लिया? तो 45 में से 5 अमाउंट तो इतना ही होगा ना जो। अच्छा ये बता, तूने एसेट 50 का परचेज किया, पार्ट डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? उसी को तो रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। SLM मेथड है ना, तो हम लोग रियल प्राइस से उसको माइनस करेंगे। नहीं, ये माइनस हुआ, माइनस हुआ तो कितना बचा? 45। अब तेरे एसेट की वैल्यू कितनी है? तो अगले साल जब डेप्रिसिएशन निकलेगा तो तू 50 से कैसे माइनस करेगा? 45 हो गया ना तेरा वैल्यू अब तो। हाँ, इसमें से ही माइनस करते जाना है, डेप्रिसिएशन बस इसके ऊपर निकालते जाना है, समझा? जो वैल्यू अपने पर, अपने एसेट की वैल्यू जो होगी उसमें से माइनस होगा ना, पहले वाले में से कैसे होगा? पहले वाले का तो वैल्यू कम हो गया ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड को पे शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।